चलिए मित्रों, देखते हैं हमारा जो 8 अक्टूबर का करंट अफेयर है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है, भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। तो इस वार्ता में देखते हैं, तो इसमें दोनों देशों के ने व्यापक, आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए एक नए विजन अपनाने की घोषणा की है। ठीक है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। देखो कौन कौन से विकासात्मक सहयोग, तो इसमें ग्रेटर माली कनेक्टिविटी परियोजना आदि को समय पर पूरा करने में सहायता करने पर सहमति बनी है। ठीक है, और व्यापार और आर्थिक सहयोग देखें तो इसमें द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की गई और दोनों देशों ने विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी अपनी मुद्राओं में व्यावसायिक लेन देन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। डिजिटल और वित्तीय पहल की बात करें तो मालदीव में जो रुपे कार्ड है उसकी शुरुआत से मालदीव आने वाले जो भी भारतीय उनके लिए भुगतान में आसानी होगी। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग क्या है, तो मालदीव सरकार द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके बाद मालदीव में भारत मालदीव जनौषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दोनों देशों ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 मिलियन भारतीय रुपए के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, इससे मालदीव को अपने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में मदद करने में भी सहायता मिलेगी। इस संबंध में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से 27 के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता है। ठीक है, जिसके तहत दोनों देश एक निश्चित विनिमय दर पर अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में व्यापार करते हैं। इसके बाद एक निश्चित तिथि पर दोनों देश पक्ष उन मुद्राओं को आपस में सहमत दर पर एक दूसरे को वापस कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले भारत ने श्रीलंका के साथ और जापान के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और अब मालदीव के साथ किए हैं। ठीक है, तो भारत के लिए मालदीव का क्या महत्व है वो देखते हैं। तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति NFP अपनी अवस्थिति के कारण मालदीव भारत की NFP और SAGAR क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामरिक महत्व क्या है इसका, तो मालदीव भौगोलिक रूप से पश्चिमी हिंद महासागर चौक पॉइंट्स, अदन की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और मलक्का जलडमरू मध्य के पूर्वी हिंद महासागर चौक पॉइंट के बीच एक टोल गेट की तरह स्थित है। ठीक है, भारत मालदीव संबंध से जुड़े अन्य तथ्य देखो, जो मालदीव है वो भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश था जिसने भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त किए थे और भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना और भारत ने मालदीव को पेयजल संकट के दौरान ऑपरेशन नीड के तहत पेयजल की आपूर्ति की थी। ठीक है, तो क्या क्या बात कही गई है इसमें द्विपक्षीय वार्ता में कि भाई व्यापक, आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए एक नया विजन अपनाने की घोषणा है और अपनी अपनी मुद्राओं में व्यावसायिक लेन देन शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। मालदीव में जो रुपए कार्ड है उसमें मालदीव आने वाले जो भी भारतीय पर्यटक होंगे उनके लिए भुगतान आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें मालदीव सरकार द्वारा जो भारतीय फार्माकोपिया उसको मान्यता देने की दिशा में काम किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद भाई मालदीव में भी जनौषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और अगर बात करें तो इस संबंध में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है उसमें 2024 से 27 के तहत उसमें भी हस्ताक्षर किए गए हैं। और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है, वो दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता होता है। ठीक है, इससे पहले भारत ने श्रीलंका के साथ और जापान के साथ भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। किससे पहले, मालदीव से पहले। ठीक है, और मालदीव की बात करें तो मालदीव ने सबसे पहला देश था जिसने भारत से कोविड-19 के टीके प्राप्त किए थे। ठीक है, और भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। ठीक है, और भारत ने मालदीव को पेयजल संकट के दौरान भी ऑपरेशन नीड के तहत सहायता पहुंचाई थी पेयजल की। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी द्विपक्षीय वार्ता की। अब बात करते हैं भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE द्विपक्षीय निवेश संधि BIT लागू हुई है। तो इस संधि पर फरवरी 2024 में अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए थे। यह 31 अगस्त 2024 से लागू हुई है। कब लागू हुई है, 31 अगस्त 2024 से। इसमें भारत और UAE के बीच जो द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता सितंबर 2024 में समाप्त हो गया था। गौरतलब है कि इस समझौते पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, बात करते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि BIT के विषय में। तो अभी बात की थी हमने इससे पहले वाली न्यूज़ में कि द्विपक्षीय निवेश संधि क्या है, दो देशों के बीच आर्थिक समझौता होता है। ठीक, और इसके तहत संधि में शामिल दोनों देश एक दूसरे के यहाँ होने वाले निजी निवेश को बढ़ावा देने और उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए आपस में समझौता करते हैं। इसमें देखते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो क्या क्या है। इसमें विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है और इसमें विदेशी निवेश से सृजित संपत्ति को मेजबान देश द्वारा जब्त करने पर भी रोक लगाई जाती है।
ठीक, भारत ने 1993 के BIT की जंग वर्ष 2015 में मॉडल BIT को मंजूरी दी थी। अब देखते हैं भारत संयुक्त अरब अमीरात की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। तो इसमें इन्वेस्टर्स स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब मेजबान देश में अनिवार्य तौर पर 3 साल के भीतर विवाद का समाधान नहीं हुआ हो। ठीक, पोर्टफोलियो निवेश को कवर करते हुए निवेश की क्लोज्ड एसेट आधारित परिभाषा निर्धारित की गई है। निवेश के संबंध में समान न्याय और न्यायोचित प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की गई है। निवेश को मेजबान देश द्वारा जब्त करने से संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात 2024 का BIT 2024 का महत्व देखते हैं। अप्रैल 2000 से जून 2024 तक भारत में कुल FDI में 3% यानी $19 बिलियन की हिस्सेदारी के साथ UAE भारत के लिए FDI का 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और क्योंकि निवेशकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ घरेलू निवेश को जैसे ही व्यवहार किया जाएगा और अगर कोई विवाद होता है तो उसे निष्पक्ष तरीके से मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत UAE संबंध। तो व्यापार की बात करें तो अमेरिका और चीन के बाद UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, रक्षा की बात करें तो दोनों देश डेजर्ट साइक्लोन नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करते हैं। और ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो UAE भारतीय बाजार में क्रूड ऑयल, LNG और LPG का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत तेल का तीसरा और LNG का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक, ये बात हुई हमारी भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय निवेश संधि जो लागू की गई है उसके विषय में। अब बात करते हैं माइक्रो RNA की खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान फिजियोलॉजी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को संयुक्त रूप से 2024 का फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उनकी भूमिका के बारे में शोध के लिए दिया गया है। जीन रेगुलेशन वह तरीका है जिससे एक कोशिका यह नियंत्रित करती है कि उसके जीनोम में से कौन से जीन सक्रिय यानी जीन एक्सप्रेशन होंगे। इसी आधार पर किसी विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन संभव होता है। ठीक है, आनुवंशिक जानकारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA से मैसेंजर यानी कि RNA में पहुंचती है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर यह जानकारी प्रोटीन उत्पादन के लिए सेलुलर मशीनरी में जाती है। गौरतलब है कि मानव अंग और ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके DNA में समान आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है। हालांकि जीन रेगुलेशन के कारण मांसपेशी कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं जैसी विभिन्न कोशिकाएं प्रोटीन के विशिष्ट सेट उत्पादित करती हैं। इससे वे अपने विशिष्ट कार्य करने में सक्षम हो पाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रो RNA के विषय में। तो माइक्रो RNA लघु आकार के नॉन कोडिंग RNA होते हैं। ये कोशिकाओं को जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करने में मदद करते हैं। नॉन कोडिंग RNA DNA संकेतकों को प्रोटीन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जीन एक्सप्रेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन में एनकोड की गई जानकारी का उपयोग प्रोटीन मॉलिक्यूल को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। माइक्रो RNA के साथ जुड़कर और उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित होने से रोककर या माइक्रो RNA को पूरी तरह से नष्ट करके जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव शरीर में विभिन्न माइक्रो RNA के लिए 1000 से ज़्यादा जीन होते हैं। किसमें? मानव शरीर में। साथ ही माइक्रो RNA द्वारा जीन विनियमन सभी बहुकोशिकीय जीवों में घटित होने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो, जैसे ये DNA और ये है RNA, तो क्या इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है DNA से माइक्रो RNA में। तो इसमें DNA से मैसेंजर जो वो RNA में तो पहुंचाती है, तो बात हमने भी की थी कि जो DNA से मैसेंजर है वो माइक्रो RNA में पहुंचाती है, उसे ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं तो माइक्रो RNA क्या है? माइक्रो RNA आपका एक अणुओं के परिवार का नाम है। ठीक है, जो कोशिकाओं को उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार और मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे यानी कि जो कोशिकाएं हैं जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में मदद के लिए माइक्रो RNA का उपयोग करती हैं। ठीक है, और इसके अणु कोशिका और रक्त प्रवाह में पाए जाते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं इसमें आगे माइक्रो आरएनए की अन्य भूमिकाएं। कोशिकीय सेलुलर विकास, यह स्टेम कोशिकाओं में अंतरकर्णीय ऊतकों एवं अंगों के विकास में शामिल होता है। प्रतिरक्षा को सक्रिय करना, तो माइक्रो आरएनए जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऑन्कोजेनेसिस, माइक्रो आरएनए के रेगुलेशन में किसी प्रकार की कमी कैंसर के विकास का कारण बन सकता है। हालांकि वे ट्यूमर को दबाने या नष्ट करने के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, रोग की जांच या उपचार की बात करें तो इन्हें कैंसर, पार्किंसंस रोग जैसी बीमारियों के लिए बायोमार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात है हमारी जो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए जो चिकित्सा विज्ञानों को पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई है उसके विषय में थी। अब बात करते हैं हम, रक्षा मंत्रालय ने डिस्कनेक्ट 4.0 में अदिति 2.0 और डिस्क 12 का शुभारंभ किया। डिस्कनेक्ट 4.0 का आयोजन रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDX DIO द्वारा किया जा रहा है। इसकी पहले कौन कौन सी हैं? अदिति 2.0 यानी एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद IDX का दूसरा संस्करण अदिति 2.0 है। इसकी विशेषताएं क्या है? अदिति 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सशस्त्र बलों और संबद्ध एजेंसियों हेतु 19 चैलेंजेस शामिल हैं। अनुदान, IDX चैलेंज के विजेताओं को 25 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी और इसका फोकस है, इसमें 30 महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों पर फोकस किया गया है। ठीक है, डिस्क 12 यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 12वां संस्करण। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें मानव रहित हवाई वाहन, UAV और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग और संचार जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 41 चैलेंजेस शामिल हैं। अनुदान क्या है? चयनित नवाचारों के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। ठीक, इसे अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रोटोटाइप विकसित करने और उत्पादों का व्यवसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप्स, MSMEs और नवाचार करने वालों का समर्थन करना है और सशस्त्र बलों हेतु चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए मेडिकल इनोवेशंस एंड रिसर्च एडवांसमेंट MIRA पहल की शुरुआत की गई है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDX स्कीम के विषय में देखते हैं। शुरुआत, इसे मई 2021 में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का क्रियान्वयन रक्षा नवाचार संगठन DIO द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। ठीक, अनुदान क्या है? इस योजना के तहत सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप एंड रिसर्च किक स्टार्ट स्पार्क फ्रेमवर्क के माध्यम से डिस्क और ओपन चैलेंज के तहत स्टार्टअप्स या MSMEs को 1.50 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। IDX प्राइम के मामले में 10 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाती है। IDX के तहत 26 उत्पाद विकसित किए गए हैं और इन उत्पादों के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक खरीद ऑर्डर दिए गए हैं। तो बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु अन्य पहले जो हमारी है, तो पहली है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन। तो देखो जो ये जो है ये रक्षा मंत्रालय, ठीक है, जो आपका ये रक्षा मंत्रालय है, उस रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन जारी किया था। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई हुआ था 15 जनवरी 2024 को आपका। ठीक है भाई, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था जो रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना और DPA के जरिए 3 सेनाओं और अन्य रक्षा सेवाओं के लिए उन्नत तकनीक, उत्पाद और सेवाएं खरीदना आसान होता है इसके जरिए। ठीक है, इससे क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये आपकी रक्षा अधिनियम प्रक्रिया 2020 में जो संशोधन हुआ था इसीलिए किया गया था। आप देखते हैं सिग्नल्स टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्टेशन ग्रुप STEAG। भाई जो ये ग्रुप है आपका, ये है भारतीय सेना की एक विशेष इकाई है ये। ठीक है, जो सैन्य उपयोग के लिए उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास करती है। ठीक, और अगर बात करते हैं भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना आपकी 2015 से 2030, तो जो ये नौसेना ने इस योजना के तहत लगभग 3400 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया है। ठीक है, जिसमें से आपकी 2000 से अधिक
2000 से अधिक आपकी मशीनरी और बिजली पुर्जे हैं, ठीक है, और 1000 से अधिक आपके विमानन पुर्जे और 250 से अधिक इसमें हथियार शामिल हैं। 250 से अधिक हथियार शामिल है आपके इस पहल में, ठीक है। तो ये आपके हमने रक्षा प्रौद्योगिकी हेतु जो 3 पहले थी उनके बारे में बात करी। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक। केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों और उनके संपर्क में आने वाली परिजनों के लिए पोषण सहायता को बढ़ावा देने हेतु अनेक पहले शुरू की। तो देखते हैं ये सभी पहले टीबी उन्मूलन से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की गति में तेजी लाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा घोषित प्रमुख पहलों पर एक नजर डालते हैं। टीबी के उपचार की पूरी अवधि के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत दी जाने वाली पोषण सहायता को प्रति रोगी 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जिन रोगियों का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से कम प्रति मीटर स्क्वायर से कम अर्थात कम वजन वाले रोगी हैं, उनके लिए एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट EDNS की शुरुआत की गई है। बॉडी मास इंडेक्स में व्यक्ति की लंबाई और वजन के अनुपात के आधार पर शरीर में वसा की मात्रा का पता लगाया जाता है। सभी पात्र रोगियों को उनके उपचार के पहले 2 माह के लिए EDNS प्रदान किया जाएगा और उसके तहत केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में खर्च का वहन करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान PMTBMBA के तहत निक्षय मित्र पहल के दायरे का विस्तार किया गया है, ठीक है। इसके तहत अब निम्नलिखित को शामिल किया गया है, जैसे टीबी रोगियों के परिवार के सदस्यों को शामिल करके उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना है और टीबी रोगियों की जेब से होने वाले खर्च या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कम करना है। टीबी के विषय में देखते हैं। यह एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एरोसोल्स के माध्यम से फैलता है और आमतौर पर मनुष्यों के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग से बचाव के लिए बेसिल कैलमेट गुएरिन नामक वैक्सीन विकसित की गई है। उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम एंटीबायोटिक्स में आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि शामिल हैं। अच्छा, इसके उपचार में आने वाली जो चुनौतियां हैं टीबी के वो देखते हैं क्या क्या है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। HIV या मधुमेह से पीड़ित रोगी में टीबी होने की संभावना अधिक होती है। कई बार बीच में ही उपचार को छोड़ दिया जाता है और दवा प्रतिरोध की समस्या अधिक है। आदि देखते हैं। टीबी से निपटने के लिए शुरू की गई अन्य पहले कौन कौन सी हमारी पहली निक्षय मित्र पहल के तहत उपचार करवा रहे सभी टीबी रोगियों को अतिरिक्त जांच, पोषण और वोकेशनल सहायता प्रदान की जा रही है। PMTBMBA यह टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाने के लिए सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाता है और मिशन इंद्रधनुष में टीबी के लिए टीकाकरण को शामिल किया गया है। और अगली है रीजनल प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च फॉर ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट इंडिया। यह एक द्विपक्षीय बहुसंगठनात्मक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे 2013 में इंडिया अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टीबी के विषय में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति पर 8 राज्यों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया उनमें से ओडिशा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में वर्तमान में कार्यवाहक DGP की नियुक्ति की गई है। इसका आशय यह है कि इन राज्यों में राज्य पुलिस प्रमुख के पद पर अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं। ठीक है, ये नियुक्तियां 2006 के प्रकाश सिंह मामले में और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। ठीक है, तो प्रकाश सिंह मामले 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश देखते हैं क्या क्या है। राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि DGP की नियुक्ति योग्यता के आधार पर और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए। राज्य DGP का न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए और DGP के चयन के लिए राज्य को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के पास कुछ वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों का नाम भेजना होगा। UPSC अपनी ओर से 3 पुलिस अधिकारियों के नाम की सिफारिश करेगा। उसके बाद राज्य सरकार उन्हीं में से एक को DGP के रूप में नियुक्त करेगी। राज्य सुरक्षा आयोग SSC का गठन किया जाना चाहिए। यह आयोग सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डाले। राज्य सुरक्षा आयोग के इनपुट के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही, आपराधिक दोष सिद्धि, भ्रष्टाचार या क्षमता जैसे कारणों के आधार पर राज्य सरकार DGP को हटा सकती है। प्रत्येक राज्य में एक पुलिस स्थापना बोर्ड PEB का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड पुलिस
उपाधीक्षक DYSP से नीचे की रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों पर निर्णय लेगा। साथ ही यह बोर्ड DYSP रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना संबंधी अनुशंसा भी करेगा। पुलिस महानिरीक्षक IGP, पुलिस महानिरीक्षक DIG, पुलिस अधीक्षक जैसे पदों पर तैनात पुलिस अधिकारियों का भी न्यूनतम 2 वर्षों का कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके सुप्रीम कोर्ट के तो जो 2018 के निर्णय में दिए गए जो दिशा निर्देश हैं वो देखते हैं क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त न करें और सभी राज्य सरकारें DGP या पुलिस आयुक्त पद के लिए संभावित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची UPSC को प्रस्तुत करेगी। UPSC उस सूची में 3 सबसे उपयुक्त अधिकारियों का नाम तैयार करेगा। राज्य उन 3 अधिकारियों में से किसी एक को पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र